नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला। आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का दूसरा दिन था। आज दूसरे दिन भी तमाम मंत्री अलग अलग सत्र में शामिल हुए। उसमें नितिन गडकरी, स्मृति ईरानी, ज्योतिरादित्य सिंधिया सभी शामिल थे और सभी ने इन्वेस्टर समिट की तारीफ की और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की भी तारीफ की। निवेशकों ने भी कहा कि आज उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ऐसी स्थिति है कि कोई भी निवेशक यहाँ पर निवेश करना चाहेगा। जिसके बाद हमने उत्तर प्रदेश पुलिस के स्टॉल पर जाकर जायजा लिया और ये जानने और समझने की कोशिश की कि कैसे उत्तर प्रदेश पुलिस अपने आप को अपग्रेड कर रही है, कैसे यहाँ पर पुलिसिंग बेहतर हो रही है। सबसे पहले आप वो रिपोर्ट देखिए। इन्वेस्टर समिट में एक बात की चर्चा बार बार हो रही है, वो बात है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने भी किया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हर मंच से करते हैं और इन्वेस्टर समिट में आने वाले निवेशक भी इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का माहौल बहुत तेजी से बदला है और उसमें कानून व्यवस्था का बहुत बड़ा रोल है। इस इन्वेस्टर समिट में उत्तर प्रदेश पुलिस का भी एक स्टॉल लगाया गया है, जहां पर ये जानकारी दी जा रही है कि उत्तर प्रदेश पुलिस किस तरीके से काम करती है, कैसे देश के सबसे बड़े सूबे को सुरक्षित रखती है, कैसे यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाता है और अपराध के खिलाफ सरकार की जो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है उसका असर कैसे धरातल पर देखने को मिल रहा है। उन तमाम बातों की जानकारी यहाँ पर दी जाती है। जब आप यहाँ आएंगे देखेंगे सबसे पहले एक रिसेप्शन बनाया गया है, फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। यूपी पुलिस जिन जिन हथियारों का इस्तेमाल करती है उसका भी प्रदर्शन यहाँ पर किया गया है। कुल मिलाकर मकसद यही है कि बताया जाए कि उत्तर प्रदेश की पुलिस कैसे आधुनिक हो रही है, उत्तर प्रदेश की पुलिस कैसे उत्तर प्रदेश को सुरक्षित करने के लिए अपने आप को और मजबूत कर रही है। उन तमाम बातों का जिक्र यहाँ पर होगा। आप आगे की तरफ बढ़ते हुए आएंगे, डायल 112 का भी जिक्र यहाँ पर किया गया है। आप देख पाएंगे डायल 112 की शुरुआत होने के बाद कैसे उत्तर प्रदेश में पुलिसिंग और बेहतर हुई है, रिस्पॉन्स टाइम कैसे और बेहतर हुआ है, उन तमाम बातों का जिक्र यहाँ पर किया गया है। बाकायदा यहाँ पर बुकलेट भी रखी गई हैं जिसमें ये बताया गया है कि डायल 112 किस तरीके से काम करता है। सर, इस स्टॉल का मकसद यही है कि लोगों को ये बताया जा सके कि उत्तर प्रदेश की पुलिस कैसे दिन प्रतिदिन बेहतर होती जा रही है। मेरी जो आपातकालीन सेवा है 24x7 चलती है। हम कहीं भी दिन हो या रात यूपी 112 है सबके साथ। हम इंडिया में सबसे मतलब हमारी सेवा है जिसमें पब्लिक की कॉल पब्लिक के द्वारा सुनी जा रही है। जो पब्लिक का परसेप्शन था कि पुलिस कॉल को नहीं उठाती है, कॉल रजिस्टर्ड नहीं करती है, हमने उस मिथक को तोड़ा है और हमने हमारी जो कॉल होती है पब्लिक की कॉल पब्लिक के द्वारा उठाई जाती है और 100% हम कॉल का रजिस्ट्रेशन करते हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिसिंग के बारे में कहा जाता था कि यहाँ कभी कुछ नहीं बदलेगा और कैसे बदलाव आया है उसका यहाँ पर जिक्र हो रहा है। आप और आगे बढ़ेंगे देखेंगे यहाँ पर महिला हेल्प डेस्क 1090, महिला सुरक्षा उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा मसला हुआ करती थी। 1090 के बाद कैसे उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर और कदम उठाए गए, उसको और प्रभावी बनाया गया, उसका भी जिक्र यहाँ पर है। मिशन शक्ति, नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन। और इन्वेस्टर समिट में आने वाली तमाम महिलाओं से जब हमने बातचीत की तब उन्होंने यही कहा कि उत्तर प्रदेश का माहौल बदल गया है। अब महिलाएं आप यहाँ अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं और इसके पीछे ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। आप आगे बढ़ेंगे, अग्निशमन विभाग का यहाँ पर एक स्टॉल लगाया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर यूपी SDRF का भी स्टॉल लगाया गया है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, उससे जुड़े हुए बाकी विभाग कैसे बेहतर होते जा रहे हैं उसकी जानकारी यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस के स्टॉल पर लोगों को मिल रही है, ताकि जो इन्वेस्टर यहाँ पर आ रहे हैं वैसे तो उनके मन से मिथक और ये बातें दूर हो गई हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का बहुत बड़ा मसला है, लेकिन उसके बावजूद अगर किसी के मन में कोई शक है, कोई शुबा है तो वो यहाँ आकर बातचीत के जरिए अपनी क्वेरी को रख सकता है, अपने सवालों को रख सकता है, उसका भी समाधान यहाँ पर किया जाएगा। कैमरामैन अनिल के साथ अमित गर्ग शुक्ला, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। कोई निवेशक जब किसी राज्य में निवेश करने जाता है तो सबसे पहले वो ये देखता है कि वहां पर उसे बिजनेस करने में आसानी हो। दूसरी बात ये देखता है कि उसको मैन पावर मिले। तीसरी बात देखता है कि बाजार मिले। चौथी बात देखता है कि उसे लैंड मिले और पांचवी बात ये कि वहां पर बेहतर कानून व्यवस्था हो, एयर कनेक्टिविटी हो। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर मंच से इस बात का जिक्र करते हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश आबादी के लिहाज से न सिर्फ सबसे बड़ा राज्य है बल्कि सबसे बड़ा बाजार भी है। सबको भले ही इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से प्राप्त होगा ही, लेकिन हम सब इस बात को जानते हैं कि व्यक्ति हो या समाज, अगर हम समय से कदम आगे चलने की स्थिति में नहीं होंगे
तो समय हमें पीछे धकेल देगा। हम विकास की मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ पाएंगे, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। हमें हमेशा समय से एक कदम आगे बढ़कर के सोचना पड़ेगा और ई मोबिलिटी में और उसकी फ्यूचर की क्या संभावनाएं हैं, इस सत्र में अपना मुख्य उद्बोधन देने के लिए जिनके पास ये विजन है और उस विजन को प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर उतारने की एक क्षमता है, वह नाम है नितिन गडकरी जी के रूप में। वह व्यक्तित्व आज हम सबके सामने आए हैं। मैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के प्रति उनकी शुभेच्छा रही है। उत्तर प्रदेश के और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम सबको देखने को मिलता है, इस इंफ्रास्ट्रक्चर में उस इंफ्रास्ट्रक्चर को हमको कैसे आगे बढ़ाना है, उसमें उनका मार्गदर्शन और सहयोग हमें निरंतर प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश के हाईवे को 2 लेन को 4 लेन में, 4 लेन को 6 लेन में, 6 लेन को 8 लेन में, 6 लेन को 12 लेन के एक्सप्रेसवे भी, देश का पहला 12 लेन का एक्सप्रेसवे दिल्ली से मेरठ के बीच में भी विगत वर्ष आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रारंभ किया जा चुका है। दिल्ली से मेरठ की दूरी 4 घंटे लगते थे और आज 45 मिनट में आप दिल्ली से मेरठ आ सकते हैं। मुझे याद है जब 2 जनवरी को प्रधानमंत्री जी के द्वारा 2 जनवरी 22 को मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करना था। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक यूनिवर्सिटी का शिलान्यास वहां प्रारंभ प्रस्तावित था और उस शिलान्यास के कार्यक्रम को करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने कार्यक्रम भी दे दिया था, लेकिन विजिबिलिटी के कारण पायलट ने अलाउ नहीं किया। तो मेरे पास जानकारी थी तो मैंने हिम्मत की, मैंने कहा अगर पीएम साहब बाई रोड आ सके तो लोगों के लिए कल्पना थी क्या ये संभव हो पाएगा। ये वह समय था जब किसान आंदोलन चल रहा था। तो उन्होंने कहा क्या तैयारी है, मैंने कहा भी अगर आ सके तो हम लोग तैयार हैं। दिल्ली से मेरठ आदरणीय प्रधानमंत्री जी बाई रोड आए और मात्र 45 मिनट से कम समय प्रधानमंत्री जी को वहां आने में लगा। मुझे याद है उससे पहले 5 साल पहले दिल्ली से मेरठ की दूरी 4 घंटे 5 घंटे लग जाते थे। लोग नहीं, अब मैं देखता हूं दिल्ली के लोग जो मेरठ के लोग हैं दिल्ली में काम करते हैं, वो दिल्ली में नहीं रहते हैं, वापस मेरठ आ जाते हैं, कार्य करके वापस आ जाते हैं। ऐसे प्रदेश के अंदर देश के अंदर कहीं भी इस कनेक्टिविटी का लाभ आज हम देख सकते हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर कनेक्टिविटी को बेहतर होने का परिणाम इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की सफलता के पीछे वह भी एक रहस्य है। यही नहीं, देश का पहला वाटरवे प्रारंभ हो हल्दिया से वाराणसी के बीच में, वह भी आपके पास जब विभाग था आपने इस कार्यक्रम को भी प्रारंभ किया और अभी 13 जनवरी को प्रधानमंत्री जी ने दुनिया के सबसे बड़े रिवर क्रूज का शुभारंभ वाराणसी से डिब्रूगढ़ के बीच में वह रिवर क्रूज भी प्रारंभ किया है, जो वाराणसी से प्रारंभ होकर के डिब्रूगढ़ तक पहुंचेगा। उस विजन के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के और वर्तमान की हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल के फील्ड में हमारी क्या प्रोग्रेस है, हम लोग इससे आगे जाकर के हाइड्रोजन एनर्जी का, इथेनॉल के साथ साथ ग्रीन एनर्जी के साथ साथ हम हाइड्रोजन एनर्जी का उपयोग इसमें कैसे कर सकते हैं, यह आज की और फ्यूचर की हमारी संभावनाएं हैं जिस फील्ड में हमें कार्य करने की आवश्यकता है। और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शिरकत की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की, उनके प्रयासों की तारीफ की और कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कैसे उत्तर प्रदेश को आर्थिक गति देने वाला है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला है और आने वाले दिनों में इसका असर देखने को मिलने वाला है। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए मैं योगी जी का
हृदयपूर्वक अभिनंदन करता हूं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उत्तर प्रदेश में पहली बार इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एग्रीकल्चर ग्रोथ, इसका विचार करके काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट देश के इतिहास में उत्तर प्रदेश में लाने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है और कि उनकी ये विजन उत्तर प्रदेश के तस्वीर को बदल देगी। मैं अक्सर एक बात दोहराता हूं, यू कैन डोनेट आई बट यू कैन नॉट डोनेट विजन। आंखें दान किए जा सकते हैं पर जीवन में विकास की दृष्टि दान नहीं की जा सकती। एंड लैक ऑफ विजन इज ए बिग प्रॉब्लम। और उत्तर प्रदेश में गरीबी दूर करने के लिए रोजगार निर्माण करना पड़ेगा। रोजगार निर्माण करने के लिए इंडस्ट्री आनी चाहिए। इंडस्ट्री आएगी तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी और कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी तो रोजगार निर्माण होगा और रोजगार निर्माण होगा तो गरीबी दूर होगी। ये विजन का मैप तैयार करके एक प्रकार से ये ग्लोबल इन्वेस्टर को यहाँ बुलाकर उत्तर प्रदेश को देश का विकसनशील राज्य बनाने का जो सपना योगी जी का है, उस दृष्टि से उनका ये जो प्रयास है वो बहुत एप्रोप्रिएट हाईवे पे चल रहा है। और योगी जी की गाड़ी, उत्तर प्रदेश की गाड़ी, इस एक्सप्रेस हाईवे से ऐसे स्पीड से दौड़ रही है कि जल्दी ही उत्तर प्रदेश की जनता को गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी से निश्चित रूप से ये तकलीफ दूर होगी, ये मेरा विश्वास है। और मेरे मन में इसकी विशेष रूप से खुशी है कि योगी जी ने इस इनिशिएटिव को लिया है। सबसे पहले जिस सब्जेक्ट पर ये आज का सेमिनार रखा हुआ है वो देश के हमारे दो बड़े चैलेंजेस हैं, आह्वान हैं। एक आह्वान हमारे पास है कि इंपोर्ट ऑफ फॉसिल फ्यूल। ये पेट्रोल, डीजल और गैस इकोनॉमी में अभी हमारे यहाँ 16 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट है। 16 लाख करोड़। और इस देश के इकोनॉमी से 16 लाख करोड़ हमारे बाहर जा रहे हैं। हम एनर्जी को इंपोर्ट करने वाला देश है। 85% हमारा पेट्रोल, डीजल इंपोर्ट होता है। और इसलिए अब हमको एनर्जी को इंपोर्ट करने वाला नहीं तो एनर्जी को निर्यात करने वाला देश बनाना है। और यही हमारे प्रधानमंत्री जी का आत्मनिर्भर भारत का सपना है। और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शिरकत की, यूपी सरकार की तारीफ की और खास तौर से महिला सुरक्षा को लेकर सरकार की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं, जो प्रयास किए गए हैं, उसका भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की गई है, साथ ही साथ उनको स्वावलंबी बनाया जा रहा है, उनको आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। इस कड़ी में जो प्रयास सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, उस मंच से उन्होंने उन तमाम बातों का जिक्र किया। ये उत्तर प्रदेश की प्रशासन की खासियत है कि एक तरफ ग्लोबल इकोनॉमिक लीडर्स आज इस इन्वेस्टमेंट समिट में विद्यमान है प्रदेश की राजधानी में, और दूसरी ओर वो लोग जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला और जेंडर जस्टिस के ऊपर न सिर्फ टिप्पणी करते हैं, न सिर्फ विशेषज्ञ हैं, बल्कि पॉलिसी भी निर्धारित। ऐसे G20 समुदाय के सभी विशिष्ट अतिथि आज इसी क्षण आगरा में हिंदुस्तान की उपलब्धियों से कुछ सीख रहे हैं। एंड दिस होल प्रोसेस ऑफ लर्निंग, दिस होल प्रोसेस ऑफ डिबेट, डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन is the very foundation on which we are building a new India. एक प्रशासन की दृष्टि से अनुभवी महिला कभी भी इस प्रकार के समिट में वार्ता के अंतर्गत कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ती जिससे प्रदेश को लाभ हो। मेरे पास डुअल जिम्मेदारी है,
एक भारत सरकार में महिला और बाल विकास मंत्री के साथ साथ अल्पसंख्यक मंत्री होने का, और दूसरा मेरा गौरव कि मैं उत्तर प्रदेश से सांसद हूं। अमेठी मेरी लोकसभा क्षेत्र है। और आज जब ओडीओपी टीम से मेरी चर्चा हुई तो मैंने ओडीओपी टीम से कहा कि मैं जानती हूं कि इन्वेस्टमेंट समिट में अब तक लगभग 32 लाख करोड़ रुपए का एमओयू हुआ है। हम अमेठी के नागरिक आपका आभार व्यक्त करते हैं कि 7,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट मात्र एक क्षेत्र में आने का संकल्प हमने प्राप्त किया है। What does ODOP denote? For some it may be a medium of commerce. For many it is a medium of enterprise. For those who are in the world of skill, it is a medium for engaging talent. But if you ask a citizen, how would you look at ODOP as a governance agenda? It is an agenda that helps percolate the benefits of commerce to the last mile. इसलिए आज अपने आप में अनोखा दिन इसलिए भी है कि आप पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की दृष्टि से अगर देखें तो आज का दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को समर्पित है। और उनका चिंतन ये था कि जब तक अंतिम पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति वो विकास का लाभ ना प्राप्त करे तब तक विकास का हमारा संकल्प पूरा नहीं होता है। और मेरी दृष्टिकोण से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का ये पूरा प्रयास लास्ट माइल में लास्ट स्टैंडिंग सिटीजन तक पहुंचने का एक सराहनीय प्रकल्प है। उत्तर प्रदेश में हमारे पूरे देश की सबसे ज्यादा एमएसएमई स्थापित हुई है, 90 लाख से ज्यादा। और 90 लाख से ज्यादा इन एमएसएमईज में 70% एमएसएमईज ओडीओपी के कार्यक्रम से जुड़ी हुई है। इसीलिए अगर कोई इस भ्रम में है कि ये सीरियस कॉमर्स नहीं है तो शायद उन्होंने मोदी सरकार ने एमएसएमई की ग्रोथ को कैसे फ्यूल किया है इस बात से वो भली भांति परिचित नहीं है। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आए, यहां मौजूद लोगों को संबोधित किया और उन्होंने बताया कि कैसे उत्तर प्रदेश में हेल्थ सेक्टर में अपार संभावनाएं हैं। और निवेश के इस महाकुंभ में जो निवेशक आ रहे हैं उनके मन में भी ये बात है कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। उन प्रयासों को और गति देने के लिए जरूरी है कि इस सेक्टर में भी निवेश किया जाए। और इस मसले पर क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं निवेशकों की तरफ से, सरकार की तरफ से, और आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था में उसका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, इन तमाम मसलों पर हमारे सहयोगी ने बातचीत की है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से। वो भी आपको दिखाते हैं। वाकई उत्तर प्रदेश में किस तरह की संभावनाएं दिख रही हैं? यूपी में जी इन्वेस्टमेंट समिट में जिस तरह से जनता का प्रतिसाद मिला है, इंडस्ट्रीज ने अप्रोच किया है, गवर्नमेंट ने एफर्ट किया है, उसको देखते हुए जो मोदी जी के नेतृत्व में देश इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन बना है और यूपी भी इस रास्ते पे आगे बढ़ के जो प्रधानमंत्री जी ने अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है उसको एनकेज करने के लिए जिस तरह से वाइब्रेंट समिट यहाँ आयोजित किया है, इस वाइब्रेंट समिट को इंडिया की इंडस्ट्रीज और मल्टीनेशनल कंपनियों ने जो अप्रोच किया है वो अप्रोच को देखते हुए मैं इतना कह सकता हूँ कि आने वाले दिनों में यूपी में बेस्ट इन्वेस्टमेंट होना है। सर, अंतिम सवाल है, उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त करने के लिए लगातार केंद्र सरकार भी काम कर रही है, आपका विभाग भी सर जुटा हुआ है, क्या और बेहतर होने वाला है, किस तरह की उम्मीद आपको है? देश में मेडिकल एजुकेशन आगे बढ़ रहा है सर, 67 मेडिकल कॉलेज हैं सर। वैसे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा पीपीपी मॉडल का भी प्रयोग किया जा रहा है ताकि स्टेट में मेडिकल एजुकेशन बढ़े, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग हो, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ फैसिलिटी क्रिएट हो। इसलिए जो यूपी गवर्नमेंट प्रयास कर रही है उसको भारत सरकार हर संभव सपोर्ट कर रही है।
ताकि यूपी प्रदेश के लोगों की हेल्थ सुनिश्चित हो। पाठक सर, जिस तरीके से स्टॉलों का निरीक्षण किया, बड़े उत्साहित लग रहे हैं आप। क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो वर्ल्ड क्लास लोगों को मिले, इसके लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय मनसुख जी भी आए हुए हैं, उन्होंने भी स्टॉल्स का निरीक्षण किया और बड़ी संख्या में निवेश के प्रस्ताव आ रहे हैं। हम सभी जनपदों में मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग कॉलेज सरकार की तरफ से खोल रहे हैं। पैरामेडिकल स्टाफ की पर्याप्त उपलब्धता हो, उसके लिए भी मानक के अनुसार हम लोग कॉलेजेस बना रहे हैं। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जी। इनका सीधे तौर पर कहना है कि स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश की जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उनको बेहतर करने के लिए लगातार जुटा हुआ है और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बारे में कहना है कि निवेश बेहतर तरीके से प्राप्त हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश का पूरा तरह से अब विकास होगा। कैमरामैन मनोज शाही के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। सरकार इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को कामयाब बता रही है। बीजेपी का भी ये कहना है कि सरकार की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं उसका सार्थक परिणाम भी देखने को मिल रहा है। 32 लाख करोड़ के MOU साइन किए गए हैं। मतलब यह है कि उम्मीद की जा रही है कि 32 लाख करोड़ का निवेश आएगा। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी हमेशा की तरह सरकार पर निशाना साध रही है और ये कह रही कि इन्वेस्टर समिट धोखा छलावा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। सब कुछ कागज पर रहेगा, धरातल पर कुछ नहीं उतरेगा। इस पर हमने योगी सरकार के मंत्री अनिल राजभर से बातचीत की। हमने उनसे कहा कि समाजवादी पार्टी तो इसे धोखा और छलावा बता रही है, आप इस पर क्या कहेंगे? क्या जवाब आया उनका, वो भी सुनिए। अब इन्वेस्टर समिट का एक धोखा करके एक दोबारा झूठ उत्तर प्रदेश के नागरिकों से ये बोला जा रहा है कि इस इन्वेस्टर समिट से उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आने वाला है। सच्चाई ये है कि जिस तरह से प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का वर्स्ट सिचुएशन है, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी के विजन में इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट जो लोग करने आते हैं उनको यहाँ पे प्रॉपर ना माहौल देने का जो फिजा है, तो कोई भी उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करना नहीं। 10 लाख करोड़ के लक्ष्य के साथ हम लोगों ने इस अभियान की शुरुआत की थी और आज 32 लाख करोड़ का निवेश उत्तर प्रदेश को मिल रहा है। किस आधार पर मिल रहा है? जिस पूर्वांचल को आपने सिर्फ गुंडा माफियाओं के हवाले कर दिया, उस पूर्वांचल को 9 लाख करोड़ से भी ज्यादा का निवेश मिल रहा है। जिस बुंदेलखंड के तरफ कभी कोई देखने का वो नहीं करता था और उस बुंदेलखंड को भी 5,000 करोड़ से भी ज्यादा का निवेश मिला है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश का चहुमुखी विकास हो, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन पाए, 32 लाख करोड़ का निवेश उत्तर प्रदेश में आ पाए, 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिल पाए। इस दिशा में उनकी तरफ से प्रयास किया जा रहा है और उम्मीद भी जताई जा रही है और कहा भी जा रहा है कि उत्तर प्रदेश उम्मीदों का प्रदेश हो। यही बात प्रधानमंत्री मोदी ने भी कही है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष निराशा वाली बात कर रहा है। उसका यह कहना है कि फिलहाल सब कुछ कागजों पर है, कागजों पर ही रहेगा। तो देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले दिनों में इन्वेस्टर समिट का क्या असर देखने को मिलने वाला है, क्योंकि 21 फरवरी को सरकार अपना बजट भी पेश करेगी। तो देखना यह भी दिलचस्प होगा कि क्या यूपी सरकार के बजट में इन्वेस्टर समिट की झलक देखने को मिलेगी। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द होगी वापसी।